बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते की सबसे सनसनीखेज एपिसोड 9 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। धड़कते दिल के साथ इसने एक हाथ में डब्बी पकड़कर दूसरे हाथ से इसका ढक्कन खोला। अंदर से मखमल पे एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव रखी थी। इसने फ्लैश ड्राइव उठाकर खोली। ड्राइव का सिल्वर USB प्लग चमक रहा था। हया ने ढक्कन बंद किया और अचंभे से उलट पुलट करके देखा। उंगली के दो पोरों बराबर नन्ही सी ड्राइव का कवर स्याह था। वहां कहीं कुछ नहीं लिखा था। इसमें क्या हो सकता है भला? तस्वीर, डॉक्यूमेंट्स, किताबें? वो नहीं जानती थी इसकी मेमोरी कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा नहीं था, मगर ये तो वाज़ेह था कि इसमें दुनिया जहां की चीजें समा सकती थी। अंदर जो भी था वो तभी खुलता जब वो इसे कंप्यूटर से जोड़ती, और कंप्यूटर डीजे को खराज देते हुए वो लैपटॉप अपने पास नहीं रख सकी थी। अब इसमें जो भी था वो इसे घर पहुंचकर ही देख सकती थी। इसने फ्लैश ड्राइव वापस डिब्बिया में डाली और एहतियात से पर्स के अंदरूनी खाने में रख दी। ये कीमती चीज थी और इसे इसकी हिफाजत करनी थी। हया ने सर सीट के पुल से टिका दी और जलती आंखें मूंद ली। सुबह के वाकयात और इस हंगामे खेज फैसले व तैयारी ने इसे थका दिया था। बुखार, सरदर्द और थकान, इन सब की तकलीफ इस तकलीफ से कहीं छोटी थी जो आज जहां ने इसे दी थी। वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, मगर वाकयात उमड़ उमड़ कर आंखों के सामने चले नजर आते थे। बेएतबारी का दुख ज्यादा बड़ा होता है या खुद को जहां के लिए ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाए जाने का खौफ? वो फैसला नहीं कर सकी थी। अलबत्ता एक बात तय थी कि अगर इन पिछले 5 माह में इसने कुछ फैसले किए थे तो पाकिस्तान वापस जाने का फैसला इनमें से एक था। अपने घर, बाप और भाई के तहफ्फुज़ से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसे तुर्की अब भी इतना ही पसंद था, मगर तुर्की के कुछ लोगों से अब इसे खौफ आने लगा था। बस बहुत हो गए एडवेंचर। इसने हार मान ली। वो जहां को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही चली आई थी, मगर वो जानती थी कि ये सही था। इसको संभलने और सोचने के लिए वक्त चाहिए था। जहां के लिए भी शायद ये दुरुस्त था। अब कम अज कम पाशा इसे हया की वजह से ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। जहां सिकंदर से शदीद नाराजगी के बावजूद लाशौरी तौर पर इसने इसका अच्छा ही सोचा था। फजर के करीब वो इस्लामाबाद पहुंची। अब्बा को आने से मना कर दिया था, सो इसकी ताकीद के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर भेज दिया। सर दर्द, बुखार और बोझल दिल। वो गोली लेकर सोई तो जोहर के करीब उठी। इतना बड़ा सरप्राइज! इसे हाथों से बाल लपेटते हुए लाउंज में आते देखकर फातिमा ने मुस्कुराकर कहा। सुबह वो सो रही थी और इनकी मुलाकात अब हो रही थी। अम्मा! वो आगे बढ़कर इनके गले लग गई। घर, तहफ्फुज़, अम्मा, इसके आंसू उमड़ रहे थे। सबीन परेशान हो रही थी कि इतनी अचानक हया क्यों चली गई। अपने बेटे से पूछना था ना, जहां को बताया था। वो शायद बताना भूल गया हो। कुछ खाने को है? वो निगाहें चुराकर किचन की तरफ जाने लगी। वही सवांजी से पड़ी हर काम खुद करने की आदत। फातिमा ने हाथ से पकड़कर वापस बिठाया। आराम से बैठो, नूरबानो खाना लगा रही है। फिर जरा चौंकी। तुम्हें बुखार है? जब वो गले लगी थी तो इस वक्त इतने अरसे बाद मिलने के जोश में इन्हें महसूस नहीं हुआ था। शायद नहीं, सफर की वजह से। इसने धीरे से हाथ छुड़ाया। पिछली दफा जब वो पाकिस्तान आई थी तब भी इसे बुखार था। तब इसने इस्तकलाल स्ट्रीट में डीजे को खोया था। अब भी इसे बुखार था। और इस दफा इसने जहान को खोया था, इसी जगह इस्तकलाल स्ट्रीट में, आजादी की गली, जिससे वो कभी अपनी जिंदगी आजाद नहीं कर सकती थी। शाम में जब वो असर पढ़कर जाए नमाज तय कर रही थी तो लॉन्च की चौखट पे ताया फुरकान ने हौले से दस्तक दी। वो चौंक कर मुड़ी, फिर मुस्कुरा दी। ताया अब्बा? वो आगे बढ़कर इनसे मिली। अरे ये तुर्की वाले कहाँ से आ गए? इन्हें जैसे इसका नमाज के अंदाज में लिया दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। बस एग्जाम्स खत्म हो गए थे, आखिरी महीना तुर्की घूमने के लिए था। मैंने सोचा इसमें पाकिस्तान आ जाती हूँ, फिर जुलाई में क्लियरेंस करवाने चली जाऊंगी। इसने रसान से वजाहत दी जो अब इसे बहुत सी जगहों पे देनी थी। ये तो बहुत अच्छा किया। अब्बा किधर हैं तुम्हारे? मुझे कुछ काम था। पता नहीं, ऑफिस में होंगे, घर पे तो नहीं है। अच्छा, मैं कॉल कर लेता हूँ। वो कहकर मुड़ने लगे तो वो जानेमाज रखे इनके साथ ही चली आई ताकि सबसे मिल ले। साइमा ताई अपने मखसूस मुस्कुराते अंदाज से मिली। इरम कमरे में थी। इसे देखकर जरा हैरान हुई। खैर अच्छा किया। अब कम से कम तुम मेरी मंगनी तो अटेंड कर ही लोगी। तब मुस्कुराहट के साथ वो बोली, मगर इसे खुशगवार सी हैरत हुई। तुम्हारी मंगनी? कब?
एक डेढ़ हफ्ते तक है। इनके कुछ रिश्तेदार बाहर से आए हुए हैं। इनकी रवानगी से पहले पहले ही फंक्शन होगा। इरम बहुत नाखुश लग रही थी। वो ज्यादा देर इसके पास बैठ नहीं सकी और बाहर आ गई। सोनिया किचन में थी। इससे अपने फिक्री खुश खल्क अंदाज में मिली। बैठने को कहा मगर वो बैठना नहीं चाहती थी। पाकिस्तान और खानदान वाले वही पुरानी जिंदगी लौट आई थी। तुर्की और तुर्की के वो 4 माह किसी सुस्त रंग बुलबुले की तरह हवा में तहलील हो गए थे। नेक्स्ट पार्ट। स्टडी रूम की खिड़की के सामने खड़ा वो नीचे नजर आती गली को देख रहा था। पथरीली सड़क पे भग्गी सयाहों को लिए जा रही थी। अदालार की सबसे शहाना सवारी, मगर इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुले दरवाजे से आयशा अंदर आई। इसके हाथ में फिर्श प्याली थी। हल्की सी आवाज के साथ उसने स्टडी टेबल पे प्याली रखी। अब्दुर्रहमान तुम्हारी कॉफी। अब्दुर्रहमान ने जरा सी गर्दन मोड़कर इसे देखा। आयशा इसे ही देख रही थी। रुई रुई सब्ज आंखें। इसके देखने पे इसने निगाहें झुका दी। इसका मतलब था आने से इसे मतला कर चुकी थी और वो दुखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरे साथ ताउन करोगी, वो अपने असली खुश अंदाज में कहते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। आने को इनका बेटा वापस मिल रहा है, इससे ज्यादा बड़ी खुशी इनको कभी नहीं मिल सकती। तुम इन माँ बेटे के फैसले में इनका साथ ना देकर इनकी खुशी खत्म कर दोगी, मगर मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। आयशा ने भीगी पलकें उठाकर इसे देखा। मैं जानती हूँ कि मुझे और बहारे को वहीं रहना है जहाँ आने को रहना है। अगर वो अदालार नहीं आ सकता और ये जरूरी है कि हम सब यहाँ से चले जाएं तो मैं रुकावट नहीं होंगी। मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। वो लम्हे भर रुकी। क्या वाकई सब ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे थे? क्या वाकई बाहर जाकर वो हमारे साथ ही रहेगा? हाँ, और तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। वो अब भी खिड़की से बाहर ही देख रहा था। ठीक है, मैं बहारे को समझा दूंगी, वो कोई मसला नहीं करेगी। तुम इतनी ही खामोशी से तुर्की से चली हम इतनी ही खामोशी से तुर्की से चले जाएंगे जितनी खामोशी से तुम चाहते हो। श्योर। क्या अब तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? आयशा सर हिलाकर पलट गई। अब्दुर्रहमान ने गर्दन मोड़कर इसे जाते देखा और फिर देखता रहा, यहाँ तक कि वो कॉरिडोर के सिरे के आगे गायब हो गई। फिर इसने गहरी सांस ली और बोला, बहारे गुल, क्या तुम मेज के नीचे से निकलना पसंद करोगी? वो स्टडी टेबल तले बैठी कान लगाकर बातें सुनती बहारे गुल ने बेख्तियार जुबान दांतों तले दबाई थी। अल्लाह अल्लाह, वो हर बार क्यों पकड़ी जाती है? जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब वो इतनी खामोशी से दबे कदमों आई थी और मेज तले छुप गई थी। जमीन तक लटकते मेज पोश ने चारों तरफ से इसे ढांप दिया था, मगर अब्दुर्रहमान फिर भी जान गया था। बहारे गुल, वो जरा सख्ती से बोला तो वो रिंगती हुई बाहर आई। इसे अपने तरफ देखते पाकर वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए कपड़े झाड़ रही थी। क्या कर रही थी तुम? वो शर्मिंदगी से मुस्कुराहट के साथ हाथ बांधे खामोशी से इसके सामने आ खड़ी हुई। कुछ बोलोगी नहीं? बहारे ने नफी में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि बहारे गुल चुप ज्यादा अच्छी लगती है। अब्दुर्रहमान सर झटक कर वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया और बाहर देखने लगा। वो जैसे कुछ सोच रहा था, शायद परेशान था। मैं इधर बैठ जाऊं? बहारे ने स्टडी टेबल की रिवॉल्विंग चेयर जिसके साथ ही अब्दुर्रहमान खड़ा था की तरफ इशारा किया। इसने धीरे से गर्दन असबाद में हिलाई और बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गई और मेज की सतह पे अपने दोनों हाथ रख लिए। जब हया इधर थी तो वो यहीं बैठकर अपने पजल बॉक्स पे गौर किया करती थी। वो चौंका। वो चली गई है? वो चली गई है। बहारे ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में हैरत पहनाती। कहाँ? अपने मुल्क वापस। मगर क्यों? इसने बताया भी नहीं। मेरा नेकलेस भी नहीं खरीदा। मैं इसे फोन करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सख्ती से बोला तो बहारे कुर्सी से उठते उठते ठहर गए। वो अब तुम इससे कोई राब्ता नहीं रखोगी, समझी? मैंने क्या किया है? इसके चेहरे पे उदासी उतर आई और इन्हीं सख्त गंभीर भरी निगाहों से इसे देख रहा था। बस कह दिया तो कह दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर वो जैसे डरते डरते आहिस्ता से बोली, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हारे मेज नीचे से कैसी लगती है। बस थोड़ा सा खुद ब खुद सुनाई दिया था। वो जल्दी से वजाहत करने लगी। तुम्हारा खुद ब खुद समझता हूँ मैं अच्छी तरह। इसे घूर कर वापस बाहर देखने लगा। बहारे की समझ में नहीं आया इसका मूड किस बात पे खराब था। अब्दुर्रहमान, बहारे मेरी बात गौर से सुनो। बाज़ दफा इंसान को अपना घर, शहर, मुल्क सब छोड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तुमसे
एक कुर्बानी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंकल को वापस ले आया हूँ, वो अब तुम्हारे साथ रहेगा, मगर इसकी मजबूरी ये है कि वो अदालार में नहीं रह सकता, इसलिए इसने एक दूसरे मुल्क में तुम सबके रहने का इंतजाम किया है। वो इधर ही है और तुम्हारे और आयशे और आने के लिए घर सेट करवा रहा है। इसी हफ्ते तुम लोग इधर चले जाओगे और प्लीज ना रोगी, ना शोर डालोगी, ना तुम मुझे तंग करोगी। तुम अदालत छोड़ दोगी और मेरे खिलाफ जाने की जिद नहीं करोगी, समझी? वो बाहर देखते हुए बेलचक सर्द अंदाज में कहता गया। बहारे का चेहरा बुझता चला गया। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक नन्ही सी किताब निकालकर बहारे को थमाई। बहारे ने बेदिली से इसे खोला। अंदर इसकी तस्वीर लगी हुई थी। हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? सवाल नहीं करोगी तुम? सुना तुमने? बहारे का सर मजीद झुक गया। वो पसमर्दगी से पासपोर्ट के सफ़े पलट रही थी। एक जगह वो ठहर सी गई। वो ना पासपोर्ट के रंग को देख रही थी, ना ही दूसरी तफसीलात को। वो सिर्फ इन दो हरूफ को पढ़ रही थी जो वहां नुमाया करके लिखे गए थे, हन्ना करीम। अब्दुर्रहमान, गलती हो गई है, मेरा नाम गलत लिख दिया गया है, हन्ना करीम। ये तो मेरा नाम नहीं है। वो हैरत और उलझन से नफी में सर हिलाने लगी। अब यही तुम्हारा नाम है। बहारे हैरत ज़दा रह गई। कभी वो इस पासपोर्ट को देखती तो कभी अब्दुर्रहमान के बेतासुर चेहरे को। इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। और एक आखिरी बात, वो इसकी तरफ मुड़ा और साबका अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सफेद महल, अदालत, तुर्की, अपना नाम, शनाख्त, बहारे गुल, हर चीज छोड़ सकती थी, मगर इस आखिरी बात ने तो इसकी सांस ही रोक दी थी। वो टकर टकर अब्दुर्रहमान का चेहरा देखने लगी। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? नहीं, और तुम कोई रोना नहीं डालोगी, मगर तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें मेरी जरूरत है। इसकी आंखें भीग गईं। ओह कम ऑन, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बरहमी से कहते हुए मुड़ा और बाहर निकल गया। बहारे को अपने अंदर से एक आवाज आई थी, जैसे मरमरा के पानी में पत्थर फेंकने की होती है, जैसे दिल टूटने की होती है। आंसू लड़ियों की सूरत में इसके रुखसारों पर गिरने लगे। अब्दुर्रहमान को इसकी जरूरत थी, तभी तो इसने इससे वादा लिया था कि अगर वो मर गया तो बहारे इसे जनाजा देगी और इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे पूरा तुर्की इसे छोड़ दे, मगर बहारे गुल इसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसने अपनी कमर से बंधे गुलाबी पर्स को खोला और पासपोर्ट इसमें डाल दिया। फिर वो कुर्सी से उतरी और दबे कदमों मेज के नीचे चली आई। चारों तरफ से गिरते मेजपोश ने इसे फिर ढक दिया था। वो लकड़ी की टांग से सर टिकाए बैठी हौले हौले सिसकने लगी। वो सबको छोड़ सकती थी, मगर अब्दुर्रहमान को नहीं। फिर अब क्यों? आंसू इसकी गर्दन से फिसलते हुए फ्रॉक के कॉलर में जज्ब हो रहे थे। इसने देखना चाहा कि नीचे से मेज कैसी लगती है, मगर वो इसे धुंधली ही दिखाई दी, भीगी आंसुओं से लदी। अब्दुर्रहमान ने बाहर निकलते हुए जब आखिरी दफा गर्दन मोड़कर देखा तो बहारे इसे कुर्सी पर सुन बैठी बेआवाज रोती दिखाई दी थी। वो इसे ज्यादा नहीं देख सकता था, सो तेजी से बाहर आ गया। पिछले बागीचे में वो आयशा की वर्क टेबल की कुर्सी खींचकर बैठा और यूं ही आसमान को देखने लगा। इसका अपना दिल बहुत दुखी था। इन दोनों बहनों को इसकी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसने कभी ये सोचा नहीं था, मगर वो जानता था कि वो इस सब का जिम्मेदार है। इसकी और इसके कामों की वजह से ये सब हुआ है, मगर फिर भी वो बेकसूर था। बहारे से सख्ती और सरमाई से बात करके इसने अपने तय इनकी रवानगी आसान बनाने की कोशिश की थी। शायद यूं करने से बहारे से मोहब्बत करना छोड़ दे और फिर जल्दी से भूल जाए। ये सब आसान नहीं होगा, मगर आयशा संभाल लेगी इसे। और अपने कमरे की खिड़की से इसे बागीचे में बैठे देखकर आयशा ने बेख्तियार सोचा था कि बहारे को तो वो संभाल लेगी, मगर खुद को कैसे संभालेगी। चंद माह कबल इसकी और अब्दुर्रहमान की शदीद लड़ाई के बाद इसे इल्म हो गया था कि जल्द या बदेर वो अब्दुर्रहमान से अलग हो जाएंगी और इनका कभी नहीं था। वो इनका कभी नहीं था और वो इनके लिए बना ही नहीं था। वो गैर फितरी जिंदगी गुजारे थे, मगर अब वो फितरी तरीके पे वापस आ जाएंगे। दादी, चचा, छोटी बहन, आयशा के 3 साथी, फैमिली मेंबर, असल जिंदगी, हकीकी घर, मुकम्मल फैमिली। इसने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। आने सुबह से तैयारी में लगी थी। वो बहुत खुश थी, सो इसे भी अब तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। रही मोहब्बत,
तो वो अच्छी लड़कियों को भी हो ही जाती है, लेकिन जब इन्हें ये पता चल जाए कि वो मोहब्बत इन्हें नहीं मिल सकती तो वो खामोश हो रहती हैं। अच्छी लड़कियां खामोशी अच्छी लगती हैं। दुखी दिल के साथ इसने दराज से अपने कीमती चीजें निकालनी शुरू की। वो इन सबको एक ज्वेलरी बॉक्स में डाल रही थी। सबसे ऊपर इसने अपनी उंगली में अंगूठी उतार कर रखी। ये से अब्दुर्रहमान ने इसकी सालगिरह पे तोहफे में दी थी और वो इसे कभी नहीं उतारती थी। जवाब में इसने अब्दुर्रहमान को अपनी सालगिरह पे ये क्या दिया था। इसने अपने ज्वेलरी बॉक्स की सबसे आखिरी छोटी सी दराज खोली। वो खाली थी। कभी इसमें वो शय होती थी जो इसने अब्दुर्रहमान को दे दी थी, मगर इस बेरहम आदमी ने इसके तोहफे के साथ क्या किया। आयशा ने आज़र्दगी से सर झटका। जिंदगी में सबसे ज्यादा खौफ इसे इसी बात पर आता था कि कहीं वो जानता तो नहीं था कि वो क्या सोचती है, मगर नहीं, वो कभी नहीं जान सकता। इसने खुद को तसल्ली दी, वो गलत थी। नेक्स्ट पार्ट। ज़ारा इससे मिलने आई थी। इतने अरसे में ज़ारा को तो वो जैसे भूल ही गई थी। अब दोनों मिलकर बैठी तो वो तुर्की की बातें ही किए गई। बस यही वो मौजू था जिस पर वो ज़ारा से बात कर सकती थी। बाज़ दफा दोस्त तो वही होते हैं, मगर इंसान को इतना आगे ले जाता है, वक्त इंसान को इतना आगे ले जाता है कि वो अपने दोस्त के मदार से ही निकल आता है। फिर कितना ही मेल मुलाकात रख ले, वो दरमियानी फासला नाकाबिले अबूर बन जाता है। वो भी ज़ारा के मदार से निकल आई थी। इसकी दोस्तें सिर्फ आयशा गुल और बहारे गुल थी, जिनको वो बताकर भी नहीं आई थी। आज फोन किया तो आयशा का साल ऑफ था, तो इसने मेल कर दी। अभी तक जवाब नहीं आया था। ज़ारा आ गई तो फातिमा ने इसे बुलाया। सायमा ताई आई थी, इसे देखकर मुस्कुराई। शुक्र है बेटा तुम हो, वरना मैं क्या करती। इरम के ससुराल वालों की शॉपिंग करनी है, मंगनी के तहाइफ वगैरह। इरम को तो कुछ समझ नहीं आता है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मेरे साथ चलो। ताई की जुबान में जो हलावत थी, चिकनाई भरी हलावत। आयशा बहारे हाले मोतसम डीजे, ये लोग इस चिकनाई से कितने दूर थे। श्योर ताई अम्मा, मैं जरा अबाया ले आऊं। वो हामी भरकर उठने लगी तो फातिमा चौंकी। तुमने अबाया लिया है? जी अम्मा, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मैंने सोचा बाहर जाते हुए ले लिया करूं। वो बज़ाहिर बहुत लापरवाही से कहती उठने लगी। फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपने पांव को छूते हरीर के अबाया में स्याह स्टॉल सलीके से चेहरे के गिर लपेट कर बाहर आई तो वो दोनों पल भर हैरान रह गई। ये अच्छा किया तुमने, तुम पे अच्छा भी बहुत लग रहा है, फैशन भी है आजकल अबाया का। सायमा ताई मुस्कुराकर बोली। वैसे तुम्हारे ताया ने देखा तो बहुत खुश होंगे। मुझे ताया से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ताई अम्मा, उसने सोचा। हाँ, अबाया तो अच्छा है, मगर बहुत सिंपल नहीं है। फातिमा जरा मुतज़ब्ज़िब सी हुई, क्योंकि इसका अबाया सादा था और सवाए आस्तीन के सब स्टोन्स के जो इतने मध्यम थे कि तवज्जो ना घेरते, कोई काम ना था, सो इन्हें कल्क था। और मैं जब हज पे गई तो कितना कहती रही कि तुम्हारे लिए अबाया ले आओ, मगर तुमने इनकार कर दिया। फातिमा 3-4 साल पुरानी बात दोहराने लगी। वो इसलिए इसरार करती रही कि इनकी भाभी जो इनके साथ हज पर थी, अपनी बेटियों के लिए कीमती और कामदार अबाया ले रही थी। हया ने साफ मना कर दिया था। अबाया के बजाय इसकी कजन के बुरके और रूसी मलबूसात लगते थे। बस अब दिल चाह रहा था। वो निकाब की पट्टी सर के पीछे बांधने लगी। तुमने निकाब भी शुरू कर दिया? सायमा ताई को अब वाकईतन झटका लगा था। चलें ताई। वो गाड़ी की चाबी पर्स से निकालते हुए बोली। इसके नजरअंदाज करने के बावजूद ताई कहने लगी, चलो अच्छा लग रहा है, मगर देखते हैं कि तुम कितने दिन करती हो। इसने 2 दिन बाद ही छोड़ देना है, फातिमा मुस्कुराकर बोली। चलें देखते हैं लेडीज। वो शाने उचकाकर कहती बाहर निकला। इस्तांबुल बिला को शुबा एक खूबसूरत और शानदार किस्म का शहर था। वो मानती थी, मगर जो भी हो पाकिस्तान था। अपने मुल्क का कोई मुकाबला नहीं होता। बहुत अरसे बाद वो इस्लामाबाद की सड़कें, दरख्त और मार्केट देख रही थी। ताई को पूरा F10 फिराकर वो दोनों शाम ढले वापस आई तो अब्बा और ताया फुरकान लॉन में ही बैठे थे। हया शॉपर्स उठाए चलती हुई आई तो ताया जरा सीधे हुए, शायद इन्हें लगा कोई मेहमान है। मैं हूँ ताया। इसने सर के पीछे बंदी पट्टी उतारकर निकाब चेहरे से अलहदा किया तो वो दोनों वाकई बहुत हैरान हुए। तुमने कब से बुर्का लेना शुरू किया? तुर्की में शुरू किया था और बस ऐसे ही शुरू कर दिया था।
वो बहुत आम से अंदाज में अपने बुर्के की बात कर रही थी ताकि कोई मजाक ना उड़ा पाए, मगर साइमा ताई किसी और ही मूड में थी। वो वहीं खड़े खड़े हया के बुर्के की तारीफें करने लगी। अब्बा मुस्कुरा रहे थे, इन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। ताया अलबत्ता बहुत खुश हुए। आज हम हया से कह रहे थे कि देखते हैं कितने दिन तुम बुर्का पहनती हो। नहीं, इंशाल्लाह मेरी बेटी कायम रहेगी। ताया की बात पे वो फीका सा मुस्कुरा दी और अंदर चली आई। बुर्का ही था, इतना क्यों डिस्कस करने लगे थे सब? इसे अच्छा नहीं लगा था, मगर शायद वो भी हक बजानी थी। वो पहले इसके बरअक्स लिबास पहनती थी, सो इनकी हैरानी बजा थी। खैर जो भी है, अबाया उतार कर लटकाने तक वो इन तमाम सोचों से छुटकारा पा चुकी थी। अब इसे वो काम करना था जिसके लिए वो सारा दिन मार्केट में मुस्तरिब रही थी। कल इसे याद ही नहीं रहा, थकावट ही इतनी थी और आज मौका नहीं मिला, मगर अब मजीद इंतजार नहीं होता। इसने लैपटॉप ऑन करके बेड पे रखा और पर्स से वो मखमली डब्बी निकाली और जब भी इसे खोलती दिल अजीब सा धड़कता था। पता नहीं क्या होगा इसमें। इसने फ्लैश ड्राइव का प्लग लैपटॉप में लगाया। रोशन स्क्रीन पे एक चौकट्टा उभरा। इस पे एक मुख्तसर सा पैगाम था जिसका लबे लुबाब ये था कि इस फाइल पे पासवर्ड था और पासवर्ड दर्ज करने के लिए एक ही कोशिश की जा सकती थी। सही पासवर्ड दर्ज किया तो फाइल खुल जाएगी, गलत पासवर्ड दर्ज किया तो फाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, यानी वो कभी नहीं जान सकेगी कि इसमें क्या था। पैगाम चंद लम्हों बाद गायब हो गया। अब स्क्रीन पे एक खाली चौकट्टा चमक रहा था जिसमें 8 खाने बने थे, किसी 8 हुर्फी लफ्ज के लिए या किसी 8 हिंसों के अदद के लिए। एक तल्ख मुस्कुराहट इसके लबों पे उभरी। इसे एक नई पहेली देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं चढ़ा। मेजर अहमद ने इसे चैलेंज किया था और इसे अब ये चैलेंज जीत कर दिखाना था। कहीं ना कहीं इसे इसका पासवर्ड मिल ही जाएगा और फिर वो इसे खोल लेगी। इसने फाइल को आगे पीछे हर तरह से खोलने की कोशिश की, मगर इसका प्रोग्राम खासा पेचीदा था। इसे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे ये अजीब बात थी कि इस दफा अहमद ने पहेली नहीं दी थी। ये पहली दफा था, वरना वो पहेली हमेशा साथ ही देता था। अब वो पासवर्ड कैसे ढूंढे? खैर कोई ना कोई हल निकल ही आएगा, वो पुरुम्मीद थी। तुर्की से वापस आने के बाद आज इसने फोन ऑन किया था। अपनी पुरानी सिम वो निकलवा चुकी थी। अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि फोन बजने लगा। जब वो लैपटॉप पे अपनी और डीजे की तस्वीर देख रही थी, चौंक कर सीधी हुई और जलती बुझती स्क्रीन पर चमकते अल्फाज देखकर एक गहरी सांस इसके लबों से आजाद हुई। खबर मिल गई आपको मेजर साहब? फोन कान से लगाते हुए वो बोली। मिल तो गई, मगर मैं काफी हैरान रह गया, आप वापस क्यों आ गई? वो नरमी, धीमा, शाइस्ता अंदाज, वो जैसे इसके अंदाज में मुस्कुराया था। हैरत है, आपको पहली दफा पूरी बात का इल्म नहीं हुआ? लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। क्या हुआ है? पता नहीं, वो बेजार सी बोली। पहली बार इसे शदीद एहसास हुआ कि वो मेजर अहमद से मजीद बात नहीं करना चाहती। आपकी आवाज काफी बोझल लग रही है, उदास भी हैं और परेशान भी। अगर आप वजह नहीं बताएंगी तो मैं इसरार नहीं करूंगा। बस इतना बताएं, आप ठीक तो हैं? वही फिक्रमंदाना अंदाज, वो क्यों करता था इसकी इतनी फिक्र? जी मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ। अगर इसे नहीं मालूम था तो वो खुद अपने शौहर की किसी कमजोरी से इसे आगाह नहीं करेगी, और बताती भी तो क्या कि इसने अब्दुर्रहमान के साथ देखा जहान को, और वो इनकी बातें। इन सारी बातों को असर न याद करके वो ठहर सी गई। अब्दुर्रहमान ने इसे टैक्स करके बुलाया था। जब वो पेंट्री की खिड़की के करीब पहुंची तो इसे वहां से पाशा का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था। हो सकता है इसने इसे आते ही देख लिया हो सकता है वो जानबूझकर ये सब कह रहा हो ताकि वो बददिल हो जाए और जहान को छोड़ दे। हो सकता है इसने हया को सेटअप किया हो। आखिर इसने जहां की तरफ की कहानी तो नहीं सुनी थी। अभी पूरा महीना हायल था इसकी और जहां की मुलाकात में। तब तक वो चौंकी फिर सर झटका। ये जो आपकी फ्लैश ड्राइव पे पासवर्ड है, इसे खोलकर और भी कोई पजल निकलेगा? नहीं, ये आखिरी लॉक है, फिर आप मेरी अमानत देख लेंगे। और इसका पासवर्ड क्या है? वो आप जैसी ज़हीन खातून को चंद मिनट में ही मिल जाएगा। अच्छा, आप तंज कर रहे हैं? वो बेख्तियार हंसी। नहीं, सच कह रहा हूँ, बहुत ही आसान है। मुझे यकीन है आप मेरे पजल का आखिरी टुकड़ा भी जोड़ लेंगे। ठीक है,
अगर मुझे मजीद आपकी जरूरत नहीं है तो फिर आप आइंदा कॉल मत कीजिएगा। मैं मजीद आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इसका लहजा बहुत खुश हो गया। चंद सानिया वो कुछ नहीं कह पाया। मगर आपके शौहर को तो इल्म है। फिर मुझे आपको कुछ बताना है हया। इसकी आवाज में दुख सा था। मैं बगैर किसी जरूरत के आपसे बात नहीं करना चाहती और अब मुझे जरूरत नहीं रही, इसलिए आइंदा मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करूंगी। खुदा हाफिज। किसी लंबी बहस से बचने के लिए इसने खुद कॉल बंद कर दी। अहमद ने फौरन दोबारा कॉल की। इसने नहीं उठाई। अब इसे अहमद की मजीद कॉल नहीं उठानी थी। कल को कोई ऊंच नीच हुई तो सबसे पहले इसका हिजाब बदनाम होगा। वो जानती थी कि अब इसे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इसने मोबाइल तकिए पे डाल दिया। अहमद से कतई ताल्लुक करके इसे कोई अफसोस नहीं हुआ था। वो इसके लिए कभी भी कुछ भी नहीं रहा था। वो मुतमईन थी। नेक्स्ट पार्ट। उस शाम वो किचन में खड़ी सलाद तैयार कर रही थी। फातिमा भी साथ ही काम में मसरूफ थी। नूरबानो बर्तन धो रही थी। अब्बा लॉन्च में टीवी के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो जरा बुलंद आवाज में इन तीनों अफराद की मसरूफियत से बेनियाज इनको तुर्की की बातें सुना रही थी। जब अपने अंदर की उदासी, जहां की खामोशी और यादों से तंग आ जाती तो इसी तरह बोलने लग जाती। और आजकल तो इसकी हर बात तुर्की से शुरू होकर तुर्की पे ही खत्म होती थी। सफरनामा इस्तांबुल ये वो मौजू था जिससे वो घर वाले अब बोर हो चुके थे, मगर वहां परवाह किसे थी। अपने घर में यह सहूलत थी कि कोई मर्द मुलाजिम ना था। ताया फुरकान का कुक जफर बहुत ही कम इधर आया करता था। इनका खानदान वैसे भी रिवायती था। ताया की तरबियत थी कि रुहेल नहीं है तो इनके बेटों को इधर नहीं आना, और वो खुद बहुत कम सवाए किसी काम के इधर नहीं आते थे। सो वो अपने घर में आजादी से घूम फिर सकती थी। पता है नूरबानो, वहां टॉप किपी पैलेस के पीछे वाले रेस्टोरेंट में क्या मिलता था? अब नूरबानो के तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि टॉप किपी पैलेस किस जगह का नाम है। वो बेचारगी से नफी में सर हिलाए गई, मगर वहां जवाब का इंतजार कौन कर रहा था। वो कटिंग बोर्ड पर सब्जियां खटखट काटती बोलती चली जा रही थी। वहां एक मशरूब मिलता था, ईरान नाम का, बिल्कुल लस्सी की तरह, इतना मजेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं रेसिपी लाई हूँ, कभी मिलकर बनाएंगे। लॉन्च में रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा तो अब्बा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हया ने गर्दन उठाकर इनको देखा। लॉन्च और किचन के दरमियानी दीवार ऊपर से आधी खुली थी। वो इनको बआसानी देख सकती थी। हाँ सबीन, कैसी हो? वो मुस्कुराकर बात करने लगे थे। इसका दिल जोर से धड़का। लम्हे भर को इसे टॉप कीपी और ईरान भूल गया। वो बिल्कुल चुपसी हुई जरा सुसरवी से हाथ चलाने लगी। समात इधर ही थी। क्या? कब? अब्बा के तासुरात बदले। वो एकदम सीधे होकर बैठे। इसने छुरी गाजर पे लगी छोड़ दी और परेशानी से अब्बा को देखते गई। कुछ गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बहुत दुख से कह रहे थे। फातिमा भी जैसे घबराकर बाहर आ गई। तब तक अब्बा फोन रख चुके थे। क्या हुआ? फातिमा परेशानी से पूछ रही थी। हया इसी तरह मुजस्मा बने खड़ी थी, सांस रोके इनको देख रही थी। सिकंदर का इंतकाल हो गया है। अब्बा के अल्फाज ने पूरे लॉन्च को सकते में डाल दिया। मलाल भरे सकते में हैरत, शौक, दुख, वो मिली जुली कैफियत में घिरी खड़ी थी। वो लोग एक रोज में बॉडी लेकर आ रहे हैं। मैं फुरकान भाई को बताया हूँ। अब्बा तासुब से कहते हुए फोन उठाकर नंबर मिलाने लगे। एक लम्हा, बस एक लम्हा इंसान से इसकी शनाख्त छीन कर इसे बॉडी बना देता है। इसके अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरे थे। बेख्तियार इसे डीजे याद आ गई। नेक्स्ट पार्ट। सुलेमान साहब के बंगले पे फौतगी वाले घर की सोगवारगियत छाई थी। लॉन में कनात लगा मर्दों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जबकि खवातीन अंदर लाउंज में थी, जहां फर्नीचर हटाकर चांदनियां बिछा दी गई थी। दरमियान में खजूर की गुठलियों का ढेर था। रिश्तेदार खवातीन सादा हुलियों में थी, मगर आबदा चची, सैरिश और सना बिल्कुल सफेद नए लिबास पहनकर आई थी। पता नहीं ये रिवाज कहाँ से चल निकले थे। इसने अलबत्ता चॉकलेटी रंग की एक लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ पहन रखी थी। हमरंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिया। गुठलियां पड़ते वो लाशौरी तौर पर ऐसी जगह पे बैठी थी जहां से खिड़की के बाहर लॉन साफ नजर आता था, मगर बाहर वालों को अंदर नजर नहीं आता था कि दोपहर का वक्त था। खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट करते थे। लॉन में खानदान के मर्द जमा थे, अब्बा, ताया और कुछ कजन्स। अलबत्ता कुछ कजन्स नहीं थे। वो लोग फुप्पो और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए थे। आज 3 रोज बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी।
और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जहान का सामना कैसे करेगी। खैर, खफत इसे होनी चाहिए ना कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था, और इतनी तो वो मजबूत थी कि इनके तासुरात चेहरे पे नहीं आने अपने तासुरात चेहरे पे नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद जब बाहर शोर मचा और वो लोग पहुंच गए तो इसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरतज़दा रह गई। इतने बरस बाद फुप्पो आई थी, वो भी ताबूत के साथ। लॉन्च के दरवाजे पे खवातीन इनसे मिलते हुए रो रही थी। ऊंचा बैंड, बुलंद सिसकियां, वो दूर दराज की रिश्तेदार औरतें जो हर शादी में सबकी तरफ से गाती और फौतगी में सबकी तरफ से रोती थी, सबसे आगे थी। फुप्पो बहुत निढाल लग रही थी, भीगी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वो सभी खड़े हो चुके थे, लड़के ताबूत अंदर ला रहे थे। हया जरा एक तरफ हो गई और दुपट्टे का पल्लू जरा तिरछा करके चेहरे पर डाल के हाथ से पकड़ लिया। दुपट्टा पेशानी से काफी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब छुप गया। ये इसका गैर महसूस निकाब था। अब अगर वो निकाब करती ही थी तो मुनाफिकत कैसी के बाहर के मर्दों से करे और कजन से ना करे। एक फैसला किया है तो इसे सही से निभाएगी। मर्द बाहर चले गए तो वो आगे बढ़कर फुप्पो के गले लगी। हया, तुम कहाँ चली गई थी? जहां बहुत अपसेट था। वो आवाज आंसू भाती फुप्पो इसे अलग होकर आहिस्ता से बोली थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था अगर फुप्पो को एक फोन ही कर लेती। इसने जवाब नहीं दिया, जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पर आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मजमे में वो जहां को खोजने लगी, फिर एकदम से चौंकी। इसने बहुत सी बातें सोची थी। जहां एक गैर मुतवक्का था, इससे कुछ बैद ना था कि वो इसके साथ क्या रवैया रखेगा, मगर जो जहां ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जहां सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जहां नहीं आया चची? फरूक पता नहीं कब अंदर आया था और करीब ही खड़ा फातिमा को बता रहा था। फुप्पो बता रही थी कि वो कामों में फंसा हुआ है। फरूक को बता के आगे बढ़ गया। फातिमा वो खुद भी शर्जर रह गई। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बंदा बाप के जनाजे में भी ना आए। वो इतनी हैरान थी कि गुठलियां भी नहीं पढ़ पा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? सिर्फ हया का साथ देने वो डीजे के वक्त आ सकता था और अपने बाप के साथ क्यों नहीं? जब तक इंसान दूसरे की जगह पर खड़ा होकर नहीं देखता, इसे पूरी बात समझ नहीं आती। कहीं दूर से जहान की आवाज हो गई थी। शायद वो वजाहत इसने इसी लम्हे के लिए की थी, मगर वो क्यों नहीं आया था? नेक्स्ट पार्ट। सब बहुत मुतासिब और गमजदा से घर में खामोशी ने सोगवारियत तारी की हुई थी। अगले रोज स्कूल थे। घर में कुछ करने के बजाय ताया और अब्बा ने वही किया था जिसका रिवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीजों और कारिब को किसी 5 स्टार होटल में डिनर के लिए फैमिली वाउचर्स दे दिए गए थे। बम्मा खानदान जाकर डिनर करें और मरहूम के साले साहब के लिए दुआ करें। इस्लामाबाद में भी कभी कभी इसे लगता था कि इस्तांबुल बनता जा रहा था। इसे ये हुआ कि लोगों के सवाल और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने से ताया और अब्बा महफूज रहे, मगर हया ने सोचा जरूर कि ताया फुरकान के इस्लाम को अब क्या हुआ। फातिमा फोन सुनने उठी तो वो कॉफी का कप लिए फुप्पो के पास आ गई। वो अकेली बैठी थी, खामोश, थकी हुई। एक सफर था जो तमाम हुआ, एक मुशक्कत थी जो खत्म हुई। थैंक यू बेटा। इसने कप बढ़ाया तो वो चौंकी, फिर भीगी आंखों से मुस्कुराई और कप थाम लिया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी। शर्मिंदा मत करें फुप्पो, मेरी ये गलती है। मैंने सोचा जहां को मेरा मैसेज मिल गया होगा और वो आपको बता देगा। एक मुबहम सी वजाहत देकर वो अपना कप लिए इनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चलेगी। बहुत परेशान था, शायद कोई गलतफहमी हो गई। वो आया क्यों नहीं? सरसरी से अंदाज में पूछ ही लिया। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर जैसे फैसला न कर पा रही हूँ कि वो कितना जानती हैं। वो तुर्की से बाहर गया हुआ था, फ्लाइट का मसला था, कुछ अभी 1-2 रोज में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल हुई होगी। अकेले सब कुछ कैसे मैनेज किया? मैंने सारी जिंदगी सब कुछ तन्हा ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जिला वतनी काट रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। और अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने खानदान के मर्दों के सहारे की जरूरत नहीं है। वो बस इनको देखते गई। इनके चेहरे की लकीरों में बरसों की मुशक्कत की दास्तान थी, जिसे पढ़ने की आंख हया के पास नहीं थी। तुम्हें भी इतना मजबूत बनना चाहिए।
इनकी आखिरी बात पे वो बेख्तियार चौंकी थी। ये माँ बेटा बाज़ औक़ात कितनी मुबहम बातें कर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट।